कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कल मेरा करवा चौथ का व्रत था, फिर भी मैंने पाठ तैयार किया। बहुत थकान सी हो रही थी, लेकिन आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट ने मन में सुकून सा भर दिया। सारी थकान उतर गई, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल का पाठ आप लोगों को बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आगे आने वाले पार्ट और भी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएंगे, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाले हैं। कहानी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, सस्पेंस और ड्रामे से भरी हुई है। इसलिए मैंने इतनी बड़ी कहानी का रिस्क लिया था चैनल पर डालने के लिए। मुझे पता था आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे और कहानी को भर भर कर लाइक देंगे, कमेंट भी करेंगे, तो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए बोनस पार्ट लाऊंगी। क्या आप लोग बोनस पार्ट देखना चाहते हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा और कहानी पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। राणा मेंशन प्रांस हाल में अपनी नज़र इधर उधर घुमा रहा था। वो देख रहा था कि घर पर फिलहाल उसके अलावा और कोई भी नहीं है। ना ही किसी सर्वेंट की कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही किसी फैमिली मेम्बर की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सुनसान जगह पर आ गया हो, लेकिन बेशक से सब लोग चले जाएं, लेकिन कुसुम जी तो कभी बाहर नहीं जाती थी। ये सोचते हुए वो कुसुम जी के रूम की तरफ आया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखा, दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। उसकी हैरानी अब और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो इरिटेट होते हुए बोला, लगता है सबका दिमाग हिल गया है, जो सब लोग एक साथ घर से बाहर चले गए हैं। ये बोलते हुए वो एक पल के लिए रुका और फिर खुद से ही बोला, कहीं सब लोग पंखुड़ी के घर ही तो नहीं गए। ये बोलते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। अब वो गुस्से से बोला, लगता है सब पागल हो गए हैं, लेकिन मुझे सबके पागलपन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेशक से जिसे जहाँ रहना है रहे, आई जस्ट डोंट केयर। वैसे भी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। अपने रूम में आकर उसने अपने कपड़े उतारे। सुबह से लेकर अब तक उसने कुछ नहीं खाया था और अब उसे भूख लग रही थी, लेकिन बिना कुछ खाए ही वो बेड पर आया और अपनी वेब सीरीज ऑन करके बैठ गया, क्योंकि नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तकरीबन आधा पौने घंटा वो यूं ही वेब सीरीज़ देखता रहा और फिर अपना टीवी ऑफ कर सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब तक उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन 10-15 मिनट बाद ही वो अपनी जगह से उठा और बोला, घर पर कोई नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भूखा सो जाऊंगा। मैं अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकता हूँ, मुझे किसी के सहारे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो लोअर पहने ही रूम से बाहर निकला और फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। उसकी नज़रें एक बार फिर से पूरे हाल में घूम रही थी। हालांकि वो किसी सर्वेंट के हाथों से बना हुआ खाना खाता नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी को हेल्प के लिए ढूंढ रहा था, ताकि वो अपने लिए जो भी बनाए उसमें उसे थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल जाए। अब वो किचन की तरफ आया और आकर सारी कैबिनेट्स खोल खोल कर देखने लगा। आज तक उसने कभी कुकिंग नहीं की थी। आखिर उसे एक पास्ता का पैकेट मिला, जो कि इंस्टेंट पास्ता था। उसने तुरंत एक पैन गैस पर रखा और उसमें उबालने के लिए पानी डाल दिया। जैसे ही वो पानी थोड़ा सा गर्म हुआ, अब उसने वो पास्ते का पैकेट उस पैन में खाली किया और फिर उसे बनते हुए देखने लगा। लेकिन कुछ ही मिनट हुए कि वो बोर होने लगा। अब उसने अपने फ़ोन पर लाइव जियो सिनेमा चलाया, जिस पर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था। उसे देखते हुए वो उसमें इतना ज़्यादा खो गया कि तकरीबन 10 मिनट उसके सामने गैस की तरफ देखा ही नहीं। और जब उसे जलने की अजीब सी स्मेल आई तो उसने तुरंत अपनी नज़रें गैस की तरफ उठाई और वहाँ जलता हुआ पास्ता देखकर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने वो पैन उठाया और जोर से काउंटर पर फेंक दिया। अगले ही पल उसने गैस का स्विच ऑफ किया और मुंह बनाते हुए बोला, मुझे किचन में आना ही नहीं चाहिए था, ये किचन मेरे लायक है ही नहीं। ये बोलकर वो अब वापस किचन से बाहर निकला और सीधा अपने रूम में चला गया। लेकिन भूख से अब उसका हाल और भी ज़्यादा बेहाल होने लगा था। उसने अपने रूम में ही इधर उधर कैबिनेट्स खोलकर देखे कि शायद उसे कोई स्नैक्स का पैकेट मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब ये उसकी किस्मत थी या किसी की सोची समझी साजिश, कुछ कहा नहीं जा सकता था। आखिर में वो बालकनी में आकर खड़ा हुआ और सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते हुए उसकी नज़रें सामने आसमान पर थी। वो एक बार फिर से खुद से ही बोला,
अगर तुम्हें लगता है रोज पीटल कि तुम ये सब चीज़ें करके मुझे अपने सामने झुका लोगी तो तुम बहुत गलत हो। मैंने तुम्हें उस दिन भी राणा मेंशन से जाने के लिए नहीं कहा था। तुम अपनी मर्जी से राणा मेंशन छोड़कर जा रही थी, जबकि तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है कोई, लेकिन जाओ, बेशक से जाओ, पर कुछ वक्त के लिए। यूँ नहीं कि मुंह उठाया और वहाँ पर रहने के लिए चले गए, पर फिर भी तुम मुझे छोड़कर अपने मायके जाना चाहती थी। और फिर जब अस्पताल में तुम्हें सीधा राणा मेंशन आना चाहिए था, वहाँ से भी तुम ग्रोवर मेंशन चली गई। और उससे भी ज़्यादा मेरे घर वाले पागल हैं जो तुम्हारे पीछे पीछे ग्रोवर मेंशन चले गए। लेकिन आई डोंट केयर, वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेने आऊँगा तो तुम गलत हो। ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलते हुए वो सिगरेट के कस भर रहा था और धुआं ऊपर की तरफ छोड़ रहा था। कुछ देर बाद वो वापस बेड पर आया और एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रोवर मेंशन में सब लोग अपने अपने कमरे में थे। ज्योत्सना पंखुड़ी के साथ थी और प्रलय सृष्टि के साथ। नताशा और रागिनी एक कमरे में सोए हुए थे, जबकि कुसुम जी को अलग कमरे में सुलाया गया था। आश्रय और पंक्ति एक रूम में सोए हुए थे। पंखुड़ी के घर के वजह से आश्रय ने पंक्ति को बेड पर ही सोने दिया था। कुल मिलाकर सब लोग सुकून से सोए हुए थे, जबकि राणा मेंशन में बेड पर लेटा हुआ प्रांस अभी भी इधर उधर करवट ले रहा था। हालांकि उसकी आंखें बंद थी और वो नींद में था, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। यूं ही कुछ देर करवट लेने के बाद आखिर उसे भी नींद आ ही गई। सुबह का वक्त प्रांस उठा और उठते ही सीधा वॉशरूम में गया। कुछ देर बाद वो जिम एरिया में आया। जिम करते हुए उसकी नज़र बार बार सामने दरवाजे पर जा रही थी। हमेशा सृष्टि उसके लिए प्रोटीन शेक भेज देती थी, लेकिन आज ना ही कोई प्रोटीन शेक लेकर आया और ना ही कोई वहाँ पर पानी रखने आया। लगभग 1 घंटा जिम करने के बाद अब प्रांस सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया। उसे लग रहा था कि अब सुबह होने के बाद तो रागिनी और कुसुम जी घर वापस आ गई होंगी, लेकिन यहाँ पर इंसान तो दूर, दीवारों पर छिपकली तक नहीं थी। जो सर्वेंट सुबह सुबह इधर उधर काम करते हुए, सफाई करते हुए नजर आते थे, आज वहाँ पर वो भी नहीं थे। प्रांस का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। वो व्यंग से मुस्कुराया और बोला, अगर ये आप लोगों की सोची समझी साजिश है कि मुझे परेशान करके आप लोग मुझे अपने पास बुलाएंगे ताकि मैं पंखुड़ी को लेने आऊँ और फिर पंखुड़ी इस घर में आए, तो ये तो होने से रहा। कल रात मुझे भूख नहीं लगी थी, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज मैं अपने लिए परफेक्ट ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। ये बोलकर वो सीधा किचन में चला गया। एक बार फिर से उसकी किचन में ताका झाकी शुरू हो गई थी। ढूंढते ढूंढते वो फ्रिज के पास पहुंचा, जहां फ्रिज के अंदर ब्रेड और अंडे रखे हुए थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने उन दोनों चीज़ों को उठाया और वापस गैस काउंटर पर आ गया। वो उन अंडों को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज होगा प्रांस राणा का मैजिक। आज तक लोगों ने बस मुझे बिजनेस करते हुए देखा है ना, लेकिन आज सबको पता लगेगा कि मैं परफेक्ट कुकिंग भी कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसने एक अंडा अपने हाथ में लिया और उसे उछलने लगा। उसने उस अंडे को उछाल तो दिया, लेकिन उस अंडे को वो अपने हाथ से दोबारा कैच करता उससे पहले ही काउंटर पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। तो उसने तुरंत अपना हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ा दिया और अगले ही पल वो अंडा सीधा नीचे ज़मीन पर गिरा और पूरा फूट गया। प्रांस ने अपना माथा पीट लिया। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जहां पर प्रमोशन कॉल आ रही थी। इस वक्त वो हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था, लेकिन कुछ पल बाद वो एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, जस्ट रिलैक्स प्रांस राणा, जस्ट रिलैक्स। ये बोलकर उसने दोबारा एक गहरी सांस छोड़ी और फिर ज़मीन पर से अपनी नज़रें हटाकर दोबारा गैस काउंटर पर अपने लिए हाफ फ्राई बनाने की कोशिश करने लगा। उसने पैन रखा और उसमें थोड़ा सा बटर डाला। बटर डालने के बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और उस पर म्यूज़िक चलाने लगा, ताकि वो इस बार बोर ना हो और उसका पूरा ध्यान फ़ोन पर भी ना हो। लेकिन जब तक वो म्यूज़िक चलाकर दोबारा पैन की तरफ देखता, तब तक बटर जल चुका था। एक बार फिर से उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। अंदर ही अंदर वो इरिटेट हो रहा था। गुस्से से उसने वो पैन उठाया और साइड में पटक दिया और एक नया पैन उठाकर काउंटर पर रख दिया। उसने दोबारा उस पैन में बटर डाला और उसमें 2 अंडे तोड़कर डाले, लेकिन गलती से अंडे का छिलका भी उसके हाथ से गिरा और मिक्स में चला गया।
उसने जल्दी से अपनी उंगली पैन के अंदर डाली ताकि उस छिलके को निकाल सके, लेकिन अगले ही पल उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। उसे अपनी उंगली में बहुत जलन महसूस हुई। गुस्से से अब उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। एक बार उसने फिर से वो पैन उठाया और जोर से काउंटर पर फेंक कर मारा, तो वो पैन सीधा वहां पर रखे हुए अंडों पर जाकर लगा और अगले ही पल वो सारे अंडे टूट गए। फ्रांस ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने एक नज़र अपने आसपास डाली जहां पर सब फैल चुका था। या तो वहां जले हुए बर्तन पड़े थे या फिर फूटे हुए अंडे, जिन्हें देखते हुए उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया था कि उसने जो साइड में अच्छे खासे अंडे पड़े थे उन्हें भी उठाया और जोर से नीचे ज़मीन पर पटकते हुए बोला, तुम लोग भी क्यों बचे हो? जाओ, तुम लोग भी भाड़ में जाओ, जिसे जहाँ जाना है जाओ, किसी को रोक नहीं रहा हूँ मैं। मुझे किसी के कहीं जाने से घंटा भर फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो अपना फ़ोन उठाकर सीधा किचन से बाहर आया और अपने रूम में चला गया। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था और किचन का हाल पूरी तरह से बेहाल था। फ्रांस अपने रूम में ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। अब उसका चेहरा भी बता रहा था कि इस वक्त उसे कितना गुस्सा आ रहा है। अगर गलती से भी कोई सर्वेंट उसके सामने ब्रेकफास्ट या कोई और चीज़ लेकर आता तो वो ज़रूर उसका बुरा हाल कर देता। ऑफिस के लिए रेडी होने के बाद वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया तो वो सीधा बाहर जाने लगा, लेकिन तभी एक सर्वेंट ने उसे रोका और बोला, मालिक, वो आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वो आवाज़ सुनकर फ्रांस रुका और उस सर्वेंट की तरफ देखने लगा जिसने उसे रोका था। और उसे देखते हुए फ्रांस को कितना गुस्सा आ रहा था ये उसके चेहरे पर उभरती हुई नसें ही बता रही थी। वो उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, तुम लोगों ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले तक तो तुम लोगों में से कोई मुझे यहाँ नज़र नहीं आया। वो सर्वेंट तुरंत बोला, वो सब लोग ग्रोवर मेंशन गए हैं तो हम लोग भी आज थोड़ा लेट सर्वेंट क्वार्टर से आए, लेकिन हमने वो पूरा किचन साफ कर दिया है और आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। ये बोलते हुए उस सर्वेंट की भी बुरी तरह से फट रही थी। फ्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा, क्या बनाया तुमने मेरे लिए? सर्वेंट थोड़ा हिचकिचाकर बोला, किचन में अंडे देखकर लग रहा था कि शायद आपका अंडे खाने का मन है, इसलिए हमने आपके लिए आमलेट और जूस बनाया है। फ्रांस तुरंत बोला, जरा दोनों चीज़ें लेकर तो आना। वो सर्वेंट हैरानी से बोला, लेकिन यहाँ कैसे? फ्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अपने हाथों से। वो सर्वेंट जल्दी से भागते हुए डाइनिंग टेबल पर गया और एक प्लेट में आमलेट और गिलास में जूस डालकर फ्रांस के सामने आकर खड़ा हुआ। फ्रांस ने एक नज़र उस आमलेट पर डाली और फिर अगले ही पल वो जूस का गिलास अपने हाथ में लिया और सीधा उस सर्वेंट के चेहरे पर उड़ेलते हुए बोला, आइंदा कभी मुझे पीछे से आवाज़ मत लगाना, और तुम लोगों में से 2 लोग ग्रोवर मेंशन गए हैं ना, तो एक काम करो, सब लोग तुरंत ग्रोवर मेंशन के लिए निकल जाओ। अगर रात को मेरे वापस आने पर मुझे वहाँ पर एक भी इंसान नज़र आया तो मैं जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। यह बोलकर उसने वो गिलास नीचे ज़मीन पर पटका और तुरंत वहाँ से बाहर चला गया। वो सर्वेंट अपनी जगह पर खड़ा कांपने लगा। तभी उसकी बीबी वहाँ पर आई और उसकी शक्ल देखते हुए बोली, मैंने तो पहले कहा था तुमसे, फ्रांस सर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते, और बड़े आए तुम उन्हें अपने हाथ से बने ऑमलेट खिलाने और जूस पिलाने वाले। पी लिया हो अब जूस, तो जल्दी से ये साफ कर दो। मैं तो चली ग्रोवर मेंशन, मुझे यहाँ रहकर मरना नहीं है। ये बोलकर वो तुरंत अंदर चली गई। वहीं फ्रांस सीधा राणा इंडस्ट्रीज़ के लिए निकल चुका था और ऑफिस में आने के बाद अब उसे प्रलय का इंतज़ार था। जब भी ऑफिस आता तो वो प्रलय से बात करने के लिए उसके केबिन जाने वाला था, लेकिन प्रलय के फिलहाल छोले भटूरे खाने में बिजी था। ग्रोवर मेंशन के डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ वो श्वेता जी के हाथ के छोले भटूरे खा रहा था। सृष्टि भी उसके साथ खाते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा श्वेता जी, पहले मुझे लगता था कि मुझसे बेस्ट छोले भटूरे कोई नहीं बना सकता, लेकिन आपने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। सच में आपके हाथों में जादू है। मज़ा आ गया ये छोले भटूरे खाकर। तभी उसके साथ वाली चेयर पर बैठी पंखुड़ी धीमे से बोली, सासू माँ, थोड़ा सा मुझे भी दो ना, मुझे ये दलिया नहीं खाना। ये बोलते हुए उसने अपने सामने रखे उस दलिया की तरफ देखा। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखा और बोली, खबरदार, अगर छोले भटूरे की तरफ अपनी नज़र भी घुमाई तो। कल रात पुलाव खाए थे तुमने, उसके बाद देखा था ना कितना पेट दर्द हो रहा था तुम्हारा। अभी तुम्हें ये सब नहीं खाना है पंखुड़ी।
पंखुड़ी ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया और बोली, सासू माँ आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, वो पंक्ति देखो, दो दो भटूरे खा गई, चटोरी कहीं की। जैसे ही उसने पंक्ति की ये तरफ ये देखकर कहा, पंक्ति ने तुरंत अपनी प्लेट को अपनी तरफ खींच लिया और बोली, अभी दो भटूरे पूरे नहीं हुए हैं। पंखुड़ी तुरंत बोली, लेकिन खा तो रही हो ना और मुझे चिढ़ा भी रही हो। पंक्ति ने अब अपनी गर्दन पर चिकोटी काटी और बोली, नहीं सासू माँ, कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पंखुड़ी टेबल से उठी और बोली, यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये बोलकर वो रूठते हुए अपने कमरे में चली गई और पंक्ति उसके जाने के बाद सामने अचार वाली कटोरी की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ अचार खत्म हो गया, थोड़ा सा अचार ले लूँ। ये बोलकर सृष्टि की इजाज़त के बिना ही उसने झट से अचार की कटोरी उठाई और उसमें से काफ़ी सारा अचार अपनी प्लेट में डालकर जल्दी जल्दी खाने लगी। सृष्टि उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी और सोच रही थी कि अगर आश्रय यहाँ पर होता तो उसका क्या हाल होता। वहीं सृष्टि के एक्सप्रेशंस देखकर प्रलय की हंसी छूट गई। वहीं पंक्ति सब लोगों को झुकी झुकी नज़रों से देख रही थी। उसे देखकर सृष्टि तुरंत बोली, कोई तुम पर नहीं हंस रहा है, तुम खाओ, अपने आराम से छोले भटूरे खाओ आम के अचार के साथ। मैं तुम्हारी जेठानी के लिए छोले भटूरे ले जाती हूँ, वरना पता चले उसे ये खाने को नहीं दिए तो वो मुझसे ही डिवोर्स ले ले। ये बोलकर वो हंसी और फिर प्लेट में पंखुड़ी के लिए छोले भटूरे डालकर अपने रूम में चली गई। वहीं श्वेता जी प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, वो मैंने आपके और आश्रय बेटे के लिए टिफ़िन पैक किया है, वो बिना टिफ़िन लिए ही चले गया, तो क्या आप उनका टिफ़िन ले जाएंगे? प्रलय उसकी बात सुनकर मना करने को हुआ, लेकिन फिर अचानक ही रुका और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी मुंह बनाकर आकर अपने बेड पर बैठ गई। वो जानती थी कि सृष्टि उसे मनाने के लिए ज़रूर आएगी। अब तक उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर आती हुई सृष्टि को देखा, उसने तुरंत मायूस सा चेहरा बना लिया। वहीं उसकी हरकत पर सृष्टि की नज़रें उस पर गहरी हो गई। उसने छोले भटूरे से भरी हुई प्लेट उसके सामने रखी और बोली, एक तो तुम नाराज बहुत होती हो पंखुड़ी, मैंने तुम्हें छोले भटूरे खाने से मना किया क्योंकि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। अगर तुम ये ऑयली छोले भटूरे खाओगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी ना। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आई हैं सासू माँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप मुझसे प्यार नहीं करती ना। मानती हूँ मेरी तबीयत खराब है और मैं ऐसी चीज़ नहीं खा सकती, लेकिन आधे भटूरे से क्या हो जाता। सृष्टि हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं तुम्हारी बात। ये लो, अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर स्पेशली ये छोले भटूरे लेकर आई हूँ, जल्दी से खाओ इसे। पंखुड़ी अपना सिरनामे हिलाकर बोली, मैं नहीं खाऊंगी। सृष्टि प्यार से बोली, खा लो ना पंखुड़ी, ऐसे जिद नहीं करते बच्चा। पंखुड़ी ने अपना सर एक बार फिर से नामे हिला दिया। सृष्टि वो प्लेट उठाते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, नहीं खाने तो तुम्हारी मर्जी, वो दलिया ही खाना तुम। ये बोलकर वो जैसे ही उस प्लेट को वहाँ से ले जाने लगी, पंखुड़ी ने झट से उस प्लेट को उसके हाथों में पकड़ा और बोली, क्या करती हैं आप सासू माँ, थोड़ा सा तो मनाओ ना, ऐसी कोई मनाता है क्या, बस एक बार पूछा और बात खत्म। ये बोलकर उसने जल्दी से उस प्लेट को सामने रखा और छोले भटूरे खाने लगी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ थोड़ी सी दही भी दे दो ना। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो बाहर चली गई और पंखुड़ी एक बार फिर से छोले भटूरे खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस राणा इंडस्ट्रीज पहुंचा। आज तक उसने अपने ऑफिस में कॉफ़ी के अलावा कुछ नहीं लिया था, लेकिन आज उसे भूख लग रही थी, इसलिए उसने सैंडविच मंगवाने का सोच रहा था। उसने कैंटीन से खाना ऑर्डर किया और कुछ ही देर में उसके सामने सैंडविच, कॉफ़ी और पास्ता की प्लेट रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने एक बाइट सैंडविच ली, अगले ही पल उसने वो सैंडविच वापस प्लेट में रख दिया और मुंह बनाते हुए बोला, ये इतना घटिया सैंडविच कौन बनाता है, पूरा टेस्ट खराब कर दिया। ये बोलकर उसने जल्दी से बेल बजाई। जैसे ही पियून उसके केबिन में आया, फ्रांस गुस्से से बोला, अभी इसी वक्त इस प्लेट को मेरे सामने से उठाकर लेकर जाओ, वरना तुम्हें और इस प्लेट को दोनों को मैं फेंक कर बाहर मारूंगा। उसकी बात सुनकर उस पियोन ने तुरंत नाश्ते से भरी हुई ट्रे उठाई और उसे लेकर बाहर की तरफ चला गया। फ्रांस ने अब एक गहरी सांस ली और वापस अपनी चेयर पर आकर बैठा। ब्रेकफास्ट टाइम तो वैसे भी निकल चुका था और लंच के लिए वो कहीं बाहर जाता ये भी पॉसिबल नहीं था,
क्योंकि अभी कुछ ही देर में उसकी एक मीटिंग थी जो अटेंड करनी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तकरीबन 2 घंटे और बीत गए। जब वो मीटिंग से फ्री हो चुका था, मीटिंग हॉल से बाहर निकलते ही उसकी नज़र प्रलय के केबिन की तरफ गई। लेकिन वो खुद प्रलय के केबिन में नहीं आया, बल्कि अपने केबिन में आकर उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और प्रलय के बारे में पूछा तो वो असिस्टेंट तुरंत बोला, लेकिन प्रलय सर तो आज ऑफिस आए ही नहीं है सर। प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसने अपने असिस्टेंट को बाहर भेजा और फिर सृष्टि इंडस्ट्रीज़ में कॉल करके प्रलय के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि प्रलय आज सृष्टि इंडस्ट्रीज़ में है। वो गुस्से से जबड़े कसते हुए बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों नहीं आए, लेकिन आपको मुझे फेस तो करना ही होगा डैड। अगर आप यहाँ नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं सृष्टि इंडस्ट्रीज़ आ जाता हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और अगले ही पल अपना फ़ोन लेकर केबिन से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ सृष्टि इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय सृष्टि इंडस्ट्रीज में अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट ने आकर बताया कि अभी अभी राणा इंडस्ट्रीज से प्राण सर का कॉल आया था और उन्होंने उसके बारे में पूछा तो प्रलय के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोला, एक काम करो, जाकर आश्रय सर को कहो कि मैं उन्हें रेस्ट रूम में बुला रहा हूँ। उसकी बात सुनते हुए वो असिस्टेंट हैरान थी, लेकिन उसने अपना सर झुकाया और चुपचाप आश्रय के केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने भी जब आश्रय को बताया कि प्रलय उसको रेस्ट रूम में इंतज़ार कर रहा है तो आश्रय भी हैरान हुआ, लेकिन अब प्रलय ने बुलाया है तो उसे जाना ही था। वो तुरंत अपने केबिन से बाहर निकलकर रेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने रेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला, एक खुशबू उस तक पहुंची और एक पल के लिए जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गया। श्वेता जी ने प्रलय और आश्रय के लिए जो टिफ़िन पैक करके दिया था, प्रलय वही टिफ़िन खोलकर बैठा था और उसने पियोन से सारा खाना लगवा भी लिया था। आश्रय प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है डैड? प्रलय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अब बेटे हो तुम मेरे तो तुम्हारी फिक्र तो मुझे होगी ही आश्रय। तुमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो आज मैं खुद तुम्हारे लिए टिफ़िन लेकर आया हूँ। आश्रय को ऐसा लगा जैसे किसी ने प्रलय के अंदर से प्रलय निकालकर कुछ और फिट कर दिया हो। वो इस सोच में पड़ चुका था कि कहीं उसके सामने कोई प्रलय का डुप्लीकेट तो नहीं बैठा। प्रलय तो अपने लिए टिफ़िन ना लेकर आए, आश्रय के लिए टिफ़िन लाना तो दूर की बात है। लेकिन खाना इतना ज़्यादा टेस्टी नज़र आ रहा था कि आश्रय तुरंत सोफे पर आकर बैठा और बोला, क्या ये सारा खाना श्वेता आंटी ने बनाया है? आई मीन जैसे पंखुड़ी भाभी खाना बहुत टेस्टी बनाती है ना, वैसे श्वेता आंटी के हाथ में भी जादू है। सच में मॉम और श्वेता आंटी के हाथों का बना हुआ खाना मैं पहचान ही नहीं सकता कि कौन सा मॉम ने बनाया है और कौन सा श्वेता आंटी ने। ये बोलते हुए वो टेबल पर लगे हुए खाने की तरफ देख रहा था और प्रलय की नज़रें सामने दरवाजे पर थी। वो जानता था कि इस वक्त प्रांस अपने ऑफिस में नहीं है और अगर वो अपने ऑफिस में नहीं है तो कन्फर्म था कि वो सृष्टि इंडस्ट्रीज आएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रांस सृष्टि इंडस्ट्रीज पहुंचा और सीधा प्रलय के केबिन में आया, लेकिन जब उसे प्रलय अपने केबिन में नजर नहीं आया तो वो चौंक गया। उसने प्रलय की असिस्टेंट से पूछा तो उस असिस्टेंट ने उसे बताया कि प्रलय और आश्रय दोनों रेस्ट रूम में हैं। प्रांस गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरा चैन छीन कर ये दोनों खुद रेस्ट रूम में बैठ रेस्ट कर रहे हैं, इनका रेस्ट तो मैं करवाता हूँ। ये बोलकर वो सीधा रेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो खुशबू जो आश्रय को महसूस हुई अब प्रांस को भी महसूस हुई और अगले ही पल उसकी नज़रें प्रलय और आश्रय पर गई जो सोफे पर बैठे हुए अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। उन दोनों को खाना खाते हुए देख प्रांस को हैरानी हो ही नहीं रही थी, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि वो दोनों ऑफिस में कैसे खाना खा सकते हैं। उसकी नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ खाने पर टिकी थी जो दूर से ही बड़ा टेस्टी लग रहा था। वहीं प्रलय अपनी उंगलियों को लिक करते हुए प्रांस की तरफ देख रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर प्रांस, क्या बात है, कोई काम था क्या? प्रांस उसके बोलने पर होश में आया, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही आश्रय बोला, मज़ा आ गया। आपको पता है डैड, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैं सोच रहा था कि क्यों मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके आया, लेकिन अब ये खाना खाने के बाद मुझे जो सुकून मिल रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे ये खाना पंखुड़ी भाभी ने ही बनाया हो। ये बोलते हुए वो भी अपनी उंगलियों को लिक कर रहा था और प्रांस अब उसकी तरफ देख रहा था।
प्रलय उसके एक्सप्रेशंस देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर तुरंत अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल करते हुए बोला, बताओ ना प्रांश, तुम यहाँ कैसे आए? कोई इम्पोर्टेंट काम था क्या? खैर, काम तो होता रहेगा। तुमने खाना वाना खाया या नहीं? अगर नहीं खाया तो आओ, हमारे साथ बैठकर एंजॉय करो। ये सारा खाना ग्रोवर मेंशन से आया है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे ससुराल वालों को खातिरदारी तो पूरी करते हैं। ये बोलते हुए उसने अब साइड में रखे हुए गुलाब जामुन की प्लेट उठाई और एक गुलाब जामुन अपने मुंह में डाल लिया। प्रांस को ऐसा लगा जैसे उसका मुंह पानी से भर रहा हो। आश्रय तुरंत बोला, डैड प्लीज़, सारे गुलाब जामुन आप खुद मत खा जाना, मेरे लिए भी छोड़ना। और आप भाई देखिए, खाना तो बहुत सारा है लेकिन गुलाब जामुन कम है तो वो मैं आपको नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर अब प्रांस गुस्से से बोला, मुझे गुलाब जामुन चाहिए भी नहीं, इनफैक्ट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यू नो व्हाट, मैं यहाँ पर आपसे बात करने आया था डैड, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास मेरे से बात करने का वक्त नहीं है। सो जस्ट डू हेल विद योर गुलाब जामुन, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ये बोलकर वो तुरंत केबिन से बाहर निकल गया और प्रलय की हंसी छूट गई। आश्रय भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि प्रलय ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसके जाने के बाद प्रलय खुद से ही बोला, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे मेरे बेटों पर कौन सी ट्रिक अपनानी है और कौन सी नहीं। तुम लोगों को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग टेढ़ी खीर हो ना तो ये समझ लो कि ये खीर मेरी ही बनाई हुई है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस, जो पहले ही गुस्से से कलप रहा था, अब उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। एक पल भी वो सिस्टी इंडस्ट्रीज़ में और नहीं रुका और सीधा राणा इंडस्ट्रीज वापस चला गया। पहले वो सोच रहा था कि वो किसी होटल या रेस्टोरेंट से खाना खाएगा, लेकिन अब उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। वो वापस राणा इंडस्ट्रीज में पहुंचकर एक बार फिर से अपने काम पर लग गया था, लेकिन भूखे पेट अब उसका दिमाग भी नहीं चल रहा था। जैसे तैसे उसने शाम के 7 बजे तक काम किया और फिर अपने ऑफिस से निकलकर उसने गाड़ी ताज होटल की तरफ बढ़ा दी। रास्ते में उसने ड्रिंक कर ली थी और नशे में ही अब वो होटल ताज जा पहुंचा। इस वक्त उसे जोरों से भूख लग रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसने खाना नहीं खाया तो वो किसी इंसान को ही कच्चा खा जाएगा। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी ताज होटल आकर रुकी और वो सीधा रेस्टोरेंट एरिया में आया। उसके कदम हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो नशे में है। जैसे ही वो अपनी टेबल पर बैठा उसने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करने के बाद वो अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा और अचानक ही उसकी आंखों के सामने पंखुड़ी की पिक्चर्स आई जो उसके फ़ोन में थी। उन पिक्चर्स के साथ वीडियो भी थी जो आश्रय की हल्दी की वीडियो थी। उसमें पंखुड़ी डांस कर रही थी। उस वीडियो को देखते हुए उसके चेहरे पर खुद ब खुद हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और तभी उसके कानों में किसी लड़की की आवाज़ गूंजी, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं ना जान? ये बात सुनकर उसने सामने की तरफ देखा। सामने की तरफ एक कपल बैठा था जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उस कपल की अभी अभी नई नई शादी हुई होगी। वो लड़का अपनी बीवी की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, यस रोज पीटल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही प्रांस ने उसके मुँह से रोज पीटल सुना, उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और उस लड़के के पास आकर गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे रोज पीटल कहने की? रोज पीटल सिर्फ मेरी है। उसकी बात सुनकर वो लड़की, जो पहले अपने पति को जान जान कहकर बुला रही थी, अब वो प्रांस की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि ये उसका कौन सा बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में उसे खुद याद नहीं है। शादी से पहले उसने अपने सारे बॉयफ्रेंड को बोल दिया था कि आज से वो सारे उसके भाई हैं, तो ये वाला कैसे छूट गया? वो तुरंत बोली, देखो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो पास्ट में था। अब मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम जो भी हो तुम बस जाओ यहाँ से। प्रांस गुस्से से बोला, तुम्हारा पति तुमसे प्यार करे या फिर तुम्हें तलाक दे, आई जस्ट डोंट केयर, लेकिन खबरदार अगर इसने तुम्हें रोज पीटल कहा तो रोज पीटल सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वो आदमी, जो ये समझ रहा था कि सच में सामने खड़ा शख्स उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड है, वो अपनी जगह से उठा और गुस्से से प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, ओह हेलो, होगा तो कोई भी, लेकिन मैं अब तेरी रोज पीटल का पति हूँ। जैसे ही उसने कहा, प्रांस ने उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। उस आदमी का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया।
उसके साथ आई लड़की की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया था। वो लड़की फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, तुम क्यों इतना तमाशा कर रहे हो? मुझे तो तुम याद भी नहीं कि तुम मेरे कौन से वाले बॉयफ्रेंड हो। या तो मुझे याद दिलाओ या फिर चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। उसकी बात ना सिर्फ फ्रांस बल्कि वो आदमी भी सुन रहा था और गुस्से से अपने बीबी की तरफ देख रहा था। उसके होठों से खून बह रहा था। फ्रांस ने उस लड़की की तरफ गुस्से से देखा और बोला, खबरदार, अगर अपने आप को मेरे साथ जोड़ा तो। फ्रांस राणा हूँ मैं, किसी अरी गरी लड़की के साथ मेरा नाम जुड़े मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसलिए बेहतर होगा अपनी जुबान बंद ही रखो। मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट है। उसकी बात सुनकर वो आदमी झट से बोला, तो फिर मुझे क्यों मारा? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मैं इसका पति हूँ। फ्रांस गुस्से से चिल्लाया, तुमने इसका नहीं मेरी रोज पीटल का नाम लिया था। वो लड़की हैरानी से बोली, तो क्या तुम्हारी रोज पीटल मैं नहीं हूँ? फ्रांस व्यंग से बोला, शक्ल देखी है अपनी? जाकर पहले आईने में अपनी शक्ल देख कर आओ। मेरी रोज पीटल तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तुमसे क्या, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, क्योंकि वो मेरी रोज पीटल है। मुझे प्यार है मेरी रोज पीटल से, और अगर किसी ने उसका नाम भी लिया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। ये बोलते हुए वो हल्का सा पीछे की तरफ लड़खड़ाया। रेस्टोरेंट एरिया का मैनेजर वहीं पर खड़ा था। वो तुरंत आगे की तरफ आया और बोला, प्लीज़ मिस्टर राणा, आप यहाँ पर आइए। आपका टेबल लग चुका है, आपका खाना ठंडा हो रहा है। प्लीज़ आप अपना गुस्सा शांत कीजिए और आकर अपना डिनर एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये कपल नहीं अच्छा लग रहा तो हम इन्हें बाहर भेज देते हैं। फ्रांस अपनी टेबल पर बैठा, लेकिन अगले ही पल उसने टेबल पर बिछा हुआ कपड़ा खींचा और उसे फेंकते हुए बोला, मुझे नहीं खाना ये खाना, मुझे मेरी रोजपिटल के पास जाना है। मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे मेरी रोजपिटल के पास जाने से रोकता है। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ निकला। उस मैनेजर ने फ्रांस को रोकने की कोशिश की, लेकिन फ्रांस बहुत ज़्यादा नशे में था तो वो मैनेजर भी कुछ नहीं कर पाया। वहीं फ्रांस अब बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और अगले ही पल उसकी गाड़ी राणा मेंशन नहीं बल्कि ग्रोवर मेंशन की तरफ बढ़ चुकी थी। वो पहले से ही नशे में था और अब उसने एक बार फिर से रास्ते में ड्रिंक की और तकरीबन 1 घंटे बाद वो ग्रोवर मेंशन पहुंचा। पर उसने गाड़ी पार्किंग एरिया में अंदर की तरफ नहीं लगाई बल्कि अपनी गाड़ी को ग्रोवर मेंशन के बाहर ही खड़ा किया और फिर पीछे के दरवाजे से होते हुए अंदर की तरफ आया। उसे पता था कि उसकी हॉस्पिटल का रूम ऊपर है, लेकिन पंखुड़ी की तबीयत खराब होने की वजह से उसका रूम तो नीचे शिफ्ट कर दिया गया था। पर फ्रांस पीछे वाली सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आया और फिर ऊपर उस रूम में आया जहाँ पर पंखुड़ी रहती थी। वहाँ सामने बेड पर कोई सोया हुआ था जिसने पूरी तरह से अपना चेहरा ब्लैंकेट से ढका हुआ था। फ्रांस तुरंत उसके पास आया और बेड पर बैठने लगा, लेकिन अचानक ही उसका पैर लड़खड़ाया और वो बेड के किनारे पर जा गिरा, लेकिन उसका हाथ उस शख्स पर आ चुका था जो वहां आराम से बेड पर सोया हुआ था। लेकिन अब फ्रांस के गिरने की वजह से उस शख्स की नींद खुल चुकी थी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कुसुम जी थी, फ्रांस की दादी। एक बार पहले भी फ्रांस इसी तरह पंखुड़ी के रूम में आया था और उसकी मुलाकात पंखुड़ी से नहीं बल्कि उसकी मॉम से हुई थी, जिनके साथ पंखुड़ी समझकर उसने बहुत सारी बातें की थी। और आज उसने नशे की हालत में आराम से सोई हुई अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया था। वहीं कुसुम जी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। फ्रांस जैसे ही बोला हॉस्पिटल, उसकी आवाज़ सुनकर वो समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं फ्रांस है। उन्होंने हल्का सा अपना चेहरा ब्लैंकेट से निकाला और फ्रांस की तरफ देखने लगी। रूम में सारी लाइट्स ऑफ नहीं थी, 2-3 लाइट्स जल रही थी, तो वहाँ पर इतनी रोशनी तो थी कि फ्रांस का चेहरा अच्छे से देख पा रही थी। वहीं फ्रांस उनका हाथ पकड़कर बोला, रोजपीटल, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? कैसे सूखे सूखे से लग रहे हैं? जब तुम मेरे पास थी रोजपीटल तब तो तुम्हारे हाथ बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट थे। अब मुझे लग रहा है जैसे मैंने 70-80 साल की बूढ़ी का हाथ पकड़ा हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ला कर दूँगा, उससे तुम्हारे हाथ दोबारा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे। ये बोलकर उसने अपने दादी के हाथ को चूम लिया। कुसुम जी की आंखें बड़ी हो गई। कितना वक्त हो गया था जब फ्रांस ने उनके हाथ को इस तरह से चूमा हो। तभी फ्रांस ने अपना चेहरा उनके चेहरे की तरफ घुमाया। कुसुम जी ने तुरंत ब्लैंकेट अपने ऊपर कर लिया ताकि फ्रांस को उनका चेहरा ना दिखाई दे। वहीं फ्रांस ब्लैंकेट की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही हो रोजपीटल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मुझे अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा।
तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी सारी फैमिली मुझे छोड़कर ग्रेयर मेंशन आ गई है। बाकी सब तो छोड़ो, सर्वेंट भी ग्रोअर मेंशन शिफ्ट हो गए और मेरी बूढ़ी दादी जो कहीं भी नहीं जाती थी वो भी तुम्हारे पीछे पीछे ग्रोअर मेंशन चली आई। जैसे यहाँ पर आकर वो शीला की जवानी पर डांस करेंगी। उसकी इस बात पर अब कुसुम जी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। फ्रांस मुस्कुराया और बोला, जवानी से याद आया, हम दोनों की जवानी तो खराब हो रही है रोज पीटल। कहाँ हमें हनीमून मनाना चाहिए। मुझे तुम्हें लेकर मॉरिशस जाना चाहिए, लेकिन कहाँ तुम हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हो और मैं उस हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ। ये तो गलत बात है ना रोज पीटल। तुम बहुत बुरी हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने एक पल नहीं लगाया ये कहने में कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। तुम्हें पता है जब तुम बेहोश थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल रही हो। मैं बस तुम्हें होश में आते हुए देखना चाहता था, तुम्हारी आंखें खुलते हुए देखना चाहता था, और जब तुम्हारी आंखें खुली तो तुमने मुझे ही खुद से दूर कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा रोज पीटल। लेकिन क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुमसे दूर भी नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। मेरी जो फैमिली यहाँ पर आकर वेकेशन मना रही है ना, इन सबको भाड़ में जाने दो। इन्हें यहाँ पर रहना है तो रहें, पर तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। ये बोलते हुए उसने कुसुम जी का हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। कुसुम जी उसकी बातें सुनते हुए अब मुस्कुरा रही थीं कि कैसे फ्रांस अपनी पूरी फैमिली को भाड़ में भेजकर खुद मॉरिशस जाना चाहता है। उनके मन में तो बस यही चल रहा था कि अभी तू रुक बच्चू, तेरा मॉरिशस तो मैं अभी मनाऊंगी। फ्रांस एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, इन सबको भी अक्ल आनी चाहिए कि ये लोग जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रहे हैं ना, ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इन्हें तो हम लोगों को एक करना चाहिए, लेकिन ये तो खुद तुम्हें अपने साथ लेकर साइड हो गए। इन्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझसे अलग कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरी रोज पीटल तो मेरी ही रहेगी। इसलिए चलो तुम मेरे साथ चलो, हम अपने घर चलते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा। ये बोलते हुए वो हल्का सा अपनी जगह से उठा और पंखुड़ी को भी खींचने लगा, लेकिन कुसुम जी ऐसे कैसे अपनी जगह से उठ सकती थी, इसलिए वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहीं। लेकिन तभी फ्रांस के हाथ से उनका हाथ छूट गया और उन्होंने तुरंत अपना हाथ ब्लैंकेट में डाल लिया। चलो ना पंखुड़ी चलो, ये बोलकर वो एक बार फिर से नीचे बैठा और पंखुड़ी का हाथ बिस्तर पर ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी पंखुड़ी का हाथ नहीं मिल रहा था। वो बस यूं ही बिस्तर पर अपना हाथ थपथपाता रहा और कब अपना हाथ थपथपाते हुए वो सो गया उसे पता ही नहीं चला। तकरीबन 10-15 मिनट तक जब फ्रांस की कोई आवाज़ नहीं आई तो कुसुम जी ने अपनी आंखें खोली और फिर अपना ब्लैंकेट साइड हटाया तो उनकी नज़र फ्रांस पर गई, जो टेबल के किनारे पर सर रखकर आराम से सोया हुआ था और गहरी सांसें ले रहा था। कुसुम जी अपनी जगह पर उठकर बैठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले तो ये बताओ कि मैं तुम्हें बूढ़ी कहाँ से लगती हूँ? खुद की जवानी का ढंग से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो तो मुझे बूढ़ा बोल रहे हो। शीला की जवानी क्या, मैं तो दिलवर दिलवर पर भी अच्छे से डांस कर सकती हूँ। पंखुड़ी बिल्कुल सही कहती है, एक नंबर के खट्टे नींबू हो तुम। पर जो भी हो, पंखुड़ी से प्यार तो बहुत करते हो तुम, बस कहना नहीं आता है। खैर, अब ये जो नज़ारा सिर्फ मैं देख रही हूँ, ये बाकी सबको दिखाना तो बनता है। ऐसा नज़ारा कहीं और देखने को कहाँ ही मिलेगा। ये बोलकर वो बिस्तर से उठी और अगले ही पल सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ गईं। तकरीबन 5 मिनट बाद पंखुड़ी को छोड़कर पूरा घर उस रूम के बाहर था जहाँ फ्रांस अंदर की तरफ सोया हुआ था। उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि वो कितना थका हुआ है और भूख प्यास से उसकी क्या हालत हुई है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आने वाले पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाले हैं, और जो फ्रांस और पंखुड़ी को आप लोग मिस कर रहे थे तो कल का पार्ट ज़रूर देखिएगा। कल का पार्ट बेहद खूबसूरत होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।